गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में विश्व सामरिकता संबंधी जो दृष्टिकोण है, इसमें मैकेंडर द्वारा हार्टलैंड थ्योरी जो दी गई है उसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी संदर्भ में हम स्पाइकमैन जो हुए हैं भूगोलवेता, उन्होंने जो विचार दिए हैं उनके विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे। स्पाइकमैन जो है इन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी है, जिसे उपांत क्षेत्र भी इन्होंने कहा है। तो रिमलैंड थ्योरी जो है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पाइकमैन के बारे में बात करें कि वो थे कौन, उन्होंने अपना सिद्धांत किस प्रकार से प्रतिपादित किया। तो अ, जो स्पाइकमैन है ये येल विश्वविद्यालय में आचार्य थे और इन्होंने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ पीस में मुख्य रूप से इन्होंने अपनी इस बुक में मैकेंडर की जो हार्टलैंड परिकल्पना है, हार्टलैंड सिद्धांत है, उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा लिखी थी। और इन्होंने हार्टलैंड की जो समीक्षा लिखी थी, वही विचार आगे जाकर के बाद में रिमलैंड, जिसे उपांत क्षेत्र की संकल्पना भी कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्पाइकमैन जो है, स्पाइकमैन मैकेंडर द्वारा जो हार्टलैंड थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने विश्व के जिस प्रदेश को सामरिक परिदृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था, यानी कि आधार क्षेत्र, हृदय क्षेत्र की जिसको उन्होंने संज्ञा दी थी, उससे ये सहमत नहीं थे। और इन्होंने मैकेंडर द्वारा जो निष्कर्ष दिए गए थे कि जो देश मतलब पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, जो विश्वद्वीप पर नियंत्रित करेगा हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा, जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा वही विश्वद्वीप को, और जो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा वही पूरे विश्व को नियंत्रित करेगा। तो उनके इन विचारों से स्पाइकमैन जो है वो सहमत नहीं थे, इन्होंने उसकी आलोचना करी थी। और इन्होंने मतलब सामरिकता से संबंधित जो हृदय क्षेत्र था जिसकी अभेद्यता को मैकेंडर ने प्रतिपादित किया था और उसको सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया था। मैकेंडर के विचारों से स्पाइकमैन असहमत थे और इन्होंने उसकी आलोचना करते हुए, उनके विचारों से असहमतता व्यक्त करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको कि रिमलैंड का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। स्पाइकमैन जो है इनको हृदय क्षेत्र और इस उपांतीय समुद्र तटीय पेटी के सापेक्षिक सामरिक महत्व और दोनों के शक्ति सामर्थ्य संबंधी निष्कर्ष पर इनको विशेष आपत्ति थी। मैकेंडर ने जो विचार दिए थे हृदय क्षेत्र के बारे में और अर्धचंद्राकार आंतरिक वृत्त जो था उपांतीय समुद्र तटीय पेटी, उसके सामरिक महत्व के बारे में जो उन्होंने विचार दिए थे उनसे ये सहमत नहीं थे। स्पाइकमैन को उनकी इस मान्यता से भी असहमति थी कि पुराना विश्व का इतिहास स्थल बनाम सामुद्रिक शक्ति का संघर्ष है। मैकेंडर का मानना था कि जो पुराना विश्व है उसमें जो शक्ति के संघर्ष हुए हैं वो मुख्य रूप से स्थल शक्ति और सामुद्रिक शक्ति में जो संघर्ष हुआ है वही पुराने विश्व के इतिहास के का रहा है, इतिहास रहा है। तो इससे भी स्पाइकमैन जो है वो असहमत थे। अब हम देखें को स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड दिया उसका विस्तार किस क्षेत्र में इन्होंने बताया। ये जो मैप यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ये वाला जो भाग है इसको स्पाइकमैन ने रिमलैंड वर्णित किया, रिमलैंड बताया सन 1944 में। ये अगर हम देखें तो मैकेंडर द्वारा बताया गया जो आंतरिक अर्ध चंद्राकार वृत्त जो था उससे समरूपता रखता है और इसको रिमलैंड की संज्ञा दी। और इन्होंने स्पाइकमैन ने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र ये वाला भाग है। अगर हम देखें तो स्पाइकमैन ने कहा कि मैकेंडर के आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी जिसमें कि यूरेशिया तटीय क्षेत्र शामिल थे, को इन्होंने अधिक शक्तिशाली, अधिक महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बताया। इसमें स्पाइकमैन ने आंशिक रूप से स्थलीय और आंशिक रूप से सामुद्रिक पेटी के रूप में इसको वर्णित किया और इस क्षेत्र को जिसे इन्होंने रिमलैंड भी कहा
इसे इन्होंने उपांत क्षेत्र की संज्ञा भी दी। स्पाइकमैन के अनुसार रिमलैंड के अंतर्गत सामुद्रिक यूरोप, मध्य पूर्वी एशिया, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया आदि देश जो है वो शामिल थे। इन्होंने स्पाइकमैन ने रिमलैंड को अधिक शक्तिशाली बताया है। इसके पीछे इन्होंने कारण बताए कि ये क्षेत्र, उपांत क्षेत्र जो ये अधिक शक्तिशाली है, अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो अधिक मात्रा में निवास करती है, यहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, औद्योगिक उत्पाद उपलब्ध हैं और सामुद्रिक मार्गों का यहाँ पर उपयोग संभव है, जो कि मैकेंडर द्वारा बताए गए हृदय क्षेत्र में संभव नहीं था, क्योंकि हृदय क्षेत्र जो है वो उसका संपर्क समुद्रों से नहीं था। वहां की जो बहने वाली नदियां थी उनका भी किसी भी प्रकार का संपर्क जो है वो महासागरों से नहीं था, वो खुले महासागर में जाकर नहीं गिरती थी। जबकि ये वाला जो भाग है रिमलैंड, उपांत क्षेत्र, ये महासागरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सामुद्रिक मार्गों का उपयोग करना संभव था। स्पाइकमैन के विचारों की बात करें तो इन्होंने पुरानी और नई दुनिया के बीच व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंध पूरी तरह से सामुद्रिक यातायात पर निर्भर बताए। इन्होंने कहा कि पुरानी और नई दुनिया के जो संबंध है वो पूरी तरह से सामुद्रिक यातायात पर निर्भर है। नई दुनिया से तात्पर्य है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग जो है, और पुरानी दुनिया से मतलब है अफ्रीका और एशिया वाला जो भाग है वो पुरानी दुनिया। तो इन दोनों के, इन पुरानी और नई दुनिया के बीच में संबंध स्थापित करने वाला सामरिक संबंध का जो आधार था वो पूरी तरह से सामुद्रिक यातायात पर ही निर्भर था। फिर स्पाइकमैन ने कहा कि वर्तमान विश्व राजनीति में अंतरराष्ट्रीय सामरिक संबंध का मूल आधार सामुद्रिक सामर्थ्य में निहित है, न कि हृदय स्थल के विकास की भावी संभावनाओं में। इन्होंने कहा कि विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय सामरिक संबंध है वो सामुद्रिक परिवहन द्वारा ही नियंत्रित है। जिस देश के पास सामुद्रिक सामर्थ्य है, सामुद्रिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, वही देश जो है वो अधिक शक्तिशाली है और वो विश्व राजनीति को मतलब काफी हद तक प्रभावित भी करते हैं, न कि हृदय क्षेत्र का आंतरिक स्थलीय भाग। जैसे मैकेंडर ने अपना सिद्धांत दिया उसी प्रकार से स्पाइकमैन ने भी अपने विचार दिए हैं और इन्होंने कहा कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। अर्थात जिन देशों का रिमलैंड पर आधिपत्य है, रिमलैंड पर अधिकार है, वही देश यूरेशिया के भाग पर, यूरोप और एशिया वाला जो भाग है उस पर शासन करता है, वो अधिक शक्तिशाली है उस क्षेत्र में, और जो यूरेशिया के ऊपर जिसका प्रभाव अधिक है वही अंततः विश्व के भविष्य को भी नियंत्रित करता है, निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। स्पाइकमैन ने कहा कि उपांत क्षेत्र ही विश्व संघर्ष का कारण है और सदैव स्थल एवं जलीय शक्तियों में संघर्ष होता रहा है तथा उपांत क्षेत्र के देश और रूस में संघर्ष का मूल कारण भी उपांत क्षेत्र पर अधिकार की चेष्टा थी। अगर हम देखें तो रूस जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो स्थलीय है, ठीक है। उत्तरी दिशा में भी, उत्तरी सीमा के पास भी वो आर्कटिक, उसका साइबेरिया वाला जो भाग है वो आर्कटिक महासागर से टच होता है और आर्कटिक महासागर जो है वो हिमाच्छादित होने के कारण सामुद्रिक परिवहन की दृष्टि से वो अनुपयुक्त था। तो रूस का जो ये रिमलैंड के देश थे इनके साथ जो संघर्ष हुआ उसका मेन मोटो या मेन कारण यही था कि वो सामुद्रिक मार्ग जो थे व्यापार के, सामुद्रिक परिवहन मार्गों पर वो पहुंचना चाहता था, उन मार्गों पर अधिकार करना चाहता था। इसी वजह से इस उपांत क्षेत्र के देशों में और रूस के बीच संघर्ष भी हुए हैं। ये तो बात हुई स्पाइकमैन ने जो विचार दिए रिमलैंड थ्योरी के बारे में, लेकिन जैसे मैकेंडर के सिद्धांत की आलोचना हुई उसी प्रकार स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत जो है इसकी भी कुछ भूगोलवेताओं ने आलोचना करी। अब हम इसकी आलोचना की बात करें तो पहली आलोचना की गई कि क्षेत्र में अनेक देश हैं जो राजनीतिक व प्राकृतिक विविधताओं से युक्त हैं तथा ये सभी एक शक्ति के अधिकार में नहीं आ सकते, अतः यह क्षेत्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। अर्थात ये जो रिमलैंड है इसमें अगर हम मतलब पश्चिमी यूरोप से देखें,
उत्तर पश्चिम यूरोप से लेकर के इधर दक्षिण पश्चिम एशिया और फिर इधर भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक के जो भाग हैं, यहाँ पर विविध राजनीतिक और प्राकृतिक विविधताओं से युक्त देश है। ठीक है, सबका शक्ति सामर्थ्य भी अलग अलग है, तो संसाधनों की उपलब्धता भी अलग अलग है। इस वजह से ये जो सारा क्षेत्र है रिमलैंड का, ये किसी एक शक्ति के अधिकार में नहीं आ सकता है। इस वजह से ये क्षेत्र जो है ये शक्तिशाली नहीं हो सकता, ऐसा कहकर कुछ भूगोलवेताओं ने स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत की आलोचना करी। दूसरा, इस क्षेत्र पर दोहरा आक्रमण किया जा सकता है। दोहरा आक्रमण कैसे किया जा सकता है? एक तो इधर इधर हृदय क्षेत्र जो है, यहाँ से भी इस क्षेत्र पर आक्रमण किया जा सकता है, और दूसरा ये जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र से भी यहाँ पर आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिमलैंड जो है वो दोनों तरफ से असुरक्षित है, आंतरिक हृदय क्षेत्र और बाहरी देशों द्वारा भी इसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। और अंततः ऐसा कहा गया कि जिस प्रकार हृदय भूक्षेत्र विश्वद्वीप पर नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार उपांत क्षेत्र जो है ये भी विश्वद्वीप के ऊपर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को स्पाइकमैन द्वारा दिए गए रिमलैंड थ्योरी समझ में आई होगी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो और भूगोलवेता हैं, हॉशॉन, मीनिंग वगैरह, उनके द्वारा जो विश्व सामरिकता से संबंधित थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।